बच्चों में डॉक्टर एस एम नफीस एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मैं आपको आज जूल के नियम के बारे में बताऊंगा कि जूल का नियम क्या होता है। जूल के नियम में हम डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन करते हैं, जूल्स लॉ। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि किसी गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा ई में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर 0 होता है। इसी को हम जूल का नियम कहते हैं बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है जूल का नियम। क्या है बेटा? जूल का नियम। आज हमारा टॉपिक है जूल का नियम, जूल्स लॉ। तो हम पढ़ेंगे जूल का नियम, जूल का नियम, ठीक है। या मेजरमेंट ऑफ डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, मेजरमेंट ऑफ डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन, ठीक है। डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मापन या जूल का नियम, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि E इज़ ए फंक्शन ऑफ टी वी, E इज़ ए फंक्शन ऑफ टी वी। तो हम D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट D इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट V इंटू डी टी प्लस डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट T इंटू डी वी, ठीक है। और वी कैन राइट हेयर डी ई इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी को हम सी वी कहते हैं, सी वी डी टी प्लस डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं बेटा, ठीक है। अब जूल ने एक प्रयोग किया जिसको हम यहाँ दर्शाना चाहेंगे कि जूल ने एक पात्र में, ठीक है, जूल दिखाया कि एक उपकरण लिया जिसमें 2 बल्ब ए और बी लिए उसने, ए और बी, 2 बल्ब लिए ए और बी। ध्यान से समझिएगा बेटा, ए और बी, और इन बल्बों को स्टॉप कॉक से जोड़ दिया उसने, यहाँ स्टॉप कॉक से जोड़ दिया बेटा ए और बी बल्बों को, ठीक है। दोनों बल्ब एक जल स्थिर तापी वाटर थर्मोस्टेट में रख दिए गए। स्थिर ताप पर एक विलोडक एस तथा एक सुग्राही थर्मामीटर लगा देते हैं। हम यहाँ जल में रख देते हैं, एक थर्मामीटर लगा देते हैं और विलोडक लगा देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? विलोडक लगा देते हैं। प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब ए में एक गैस भरी हुई है तथा बल्ब बी खाली है। इस अवस्था में स्थिर ताप का प्रेक्षित ताप माना कि T है। अब स्टॉप कॉक को खोला जाता है तथा गैस का बल्ब बी में प्रसार होता है और गैस दोनों बल्ब में समान रूप से भरी जाती है। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद ताप का मान समान पाया जाता है। ऊष्मागति के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, जो कि बल्ब बी में निर्वात है। इस प्रक्रम में गैस का कोई कार्य नहीं करना पड़ता और W 0 हो जाता है और जल का ताप स्थिर रहता है, अर्थात dt तथा जल का दाब। यहाँ हम देखते हैं कि जल का ताप स्थिर रहता है तो dt की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि तंत्र बल्ब ए तथा बल्ब बी में पारस्परिक जल में ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ, अर्थात Q इक्वल टू 0। ये सब कुछ यहाँ मैंने आपको बताया आपको कि ए से बी बल्ब में गैस प्रसरित होती है, ए से बी बल्ब में गैस प्रसरित होती है। जब गैस ए बी में निर्वात होता है तो गैस जब बी में निर्वात में प्रसरित होती है तो गैस द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है ना। और ये जब गैस ए से बी में जाती है तो ऊष्मा का भी कोई आदान प्रदान नहीं होता, ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब अपन ये मान के चलते हैं, ये देखते हैं कि ये जो जल है इस जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब जल के ताप में परिवर्तन नहीं हुआ तो ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं हुआ। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, है ना। तो हम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर प्रेक्षण लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा। क्या क्या प्रेक्षण लेते हैं हम यहाँ पर? चूँकि देखो कोई कार्य नहीं होता, गैस जो
बी बल्ब में गैस है वो निर्वात में प्रसरित होती है तो W इजिकल टू 0, निर्वात में प्रसरित होती है तो बेटा W इजिकल टू 0 होता है, वर्क डन 0 होता है। जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता तो DT इजिकल टू 0 होता है, जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता DT इजिकल टू 0 होता है बेटा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। और ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता, ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता तो Q की वैल्यू भी 0 होती है, Q की वैल्यू भी 0 होती है। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में देखें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ हम देखें क्यू की वैल्यू भी 0 है और क्यू की वैल्यू भी 0 है और डब्ल्यू की वैल्यू भी 0 है, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी 0 हो गई बेटा, डेल्टा ई की वैल्यू भी 0 हो गई। बात समझ में आई, डेल्टा ई की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ इस प्रयोग से क्या क्या इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाल सकते हैं। डी ई 0 हो गया है ना, क्यों हुआ डी 0, क्योंकि W 0 और Q 0 तो डी ई 0 या डेल्टा ई 0 हो गया। और डी टी 0 क्यों हुआ, हमने प्रेक्षण में देखा कि जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः हमने डी टी की वैल्यू भी 0 रख दी। आई बात समझ में। तो हमारी जो ये समीकरण नंबर 1 है, इस समीकरण में हम अपने ये प्रेक्षण रख देते हैं, ये प्रेक्षण रख देते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है। तो डी टी 0 डी ई 0 तो समीकरण 1 से, और डी ई या डेल्टा ई 0 तो समीकरण 1 से हम क्या पाते हैं, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। समीकरण 1, ये जो हमारी समीकरण 1 है, इस समीकरण में हम वही ऑब्जर्वेशन जो रखते हैं, जो हम प्रैक्टिकल जो प्रयोग के दौरान हम पाते हैं। तो हमने क्या क्या पाया यहाँ पर, डेल्टा ई या डी ई की वैल्यू 0 पाई, तो हमने यहाँ जो d है इसकी वैल्यू 0 रख दी, 0 सी वी इंटू डी टी की वैल्यू 0 रख दी हमने, प्लस डेल ई बाय डेल वी, डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी। देखिएगा यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट कर दिया बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ वैल्यू को पुट कर दिया तो क्या आया, ये सी वी 0 हो गया, ठीक है ना, और ये 0 है इसी, तो क्या आया डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, डी वी इजिकल टू 0, ठीक है ना। अब क्या हुआ, चूँकि आयतन या तो इसका मतलब डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी 0 है, या फिर डी वी 0 है, या फिर डी वी 0 है। अब चूँकि आयतन तो 0 नहीं हुआ क्योंकि आयतन में तो चेंज हो रहा है, चूँकि आयतन तो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डी वी तो 0 नहीं होगा, यहाँ पर डी वी 0 नहीं होगा। तो देखिएगा बच्चों, अब क्या 0 होगा, तो फिर इसका जो दूसरा पद है बेटा, दूसरा पद क्या है, डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, डेल ई बाय डेल वी इज इक्वल टू डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0, अर्थात स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि यदि गैस का समतापीय प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा ई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम जूल के नियम को किस प्रकार से, हम जूल के नियम को इस प्रकार से इसके कथन को लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, अथवा गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है। तो हम लिख सकते हैं E इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, E इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना, हाँ टी, यही जूल का नियम कहलाता है। यहाँ हम देखें कि डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी को, यानी कि डेल ई बाय डेल वी एस एट कॉन्स्टेंट टी को क्या कहते हैं, आंतरिक दाब, इंटरनल प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल प्रेशर कहते हैं, इंटरनल प्रेशर कहते हैं। हमारी बात समझ में, इंटरनल प्रेशर कहते हैं, आंतरिक दाब कहते हैं, ठीक है ना। वास्तविक गैसों के लिए जिस प्रकार से हमने आदर्श गैसों के लिए देखी, इसी प्रकार से हम वास्तविक गैसों के लिए भी, वास्तविक गैसों के लिए डेल ई बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक को
परिभाषित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने जो है सिर्फ आदर्श गैसों के लिए del E बाई del V एट कॉन्स्ट T के मापन को देखा है। समझ में आई बात? ठीक है, देखा है। तो इस तरीके से हम जूल के नियम को हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, आई होप बेटा आपके समझ में आया होगा कि हम जूल के नियम को किस प्रकार से जूल के प्रयोग के द्वारा हम जो है सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे हम देखेंगे जूल थॉम्सन प्रभाव को देखेंगे और देखेंगे कि जूल थॉम्सन प्रभाव के अंतर्गत क्या नियत रहता है। धन्यवाद।